फटाफट से नोट डाउन करिए पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट। चलिए, डीड का कॉन्सेप्ट जो है नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। आगे बढ़ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसा हमने आपको डिस्कस भी किया था आपके साथ में कि भाई बेनिफिट्स क्या होंगे पार्टनरशिप डीड के, कि पार्टनरशिप डीड बनाने की वजह से आपके पास एक हमेशा एविडेंस अवेलेबल होगा। और वो एविडेंस क्या अवेलेबल होगा कि आपने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डीड में लिख डाली हैं, तो जब भी डिस्प्यूट होगा तो आप डिस्प्यूट को इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट बिकॉज इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। यानी हर पार्टनर की जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, उसको रेगुलेट कर पाते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। यानी पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज आपने सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज भी हो सकता है तो हम उस डिस्प्यूट को रेडिली रेफर कर सकते हैं और ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एज एन एविडेंस भी वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप के कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। बट आपको यहाँ पे पूरा पूरा नोट डाउन नहीं करना, मैं आपको नोट करवाता हूँ आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है। इसके अंदर लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड के जो कंटेंट्स थे उसके बाद में आपको लिखना है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड की हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट आपको ये वाला नोट करना है एज इट इज, इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। नेक्स्ट आप नोट करेंगे हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स। इतना सा ही नोट करना है, helps to avoid any misunderstanding amongst the partners। और थर्ड आपको लिखना है dispute amongst the partners may be settled easily। dispute amongst the partners may be settled easily। तो ये तीन बेनिफिट्स आपको लिखने हैं।
हाँ जी, नोट कर लिया है? जितना अंडरलाइन किया है मैंने उतना ही नोट करना है, कुछ एक्सेसिव नोट नहीं करना आपको। Moving to the next topic now, that is the rules applicable in absence of partnership deed. Extremely important topic for your examinations. हेडिंग लिखकर स्टार मार्क कर दो, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके ऊपर से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। लिखेंगे अपनी कॉपीज के अंदर, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पहले तो आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो, लिखा क्या है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मीनिंग देयर बाय कि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इसका मतलब आपके पास में क्या नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है या ओरल एग्रीमेंट नहीं है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या चीज एब्सेंट है, रिटन एग्रीमेंट एब्सेंट है या ओरल एग्रीमेंट एब्सेंट है? बच्चों बताइए। सर रिटर्न एग्रीमेंट एब्सेंट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है दैट मींस द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। तो अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में कौन सा एग्रीमेंट है, तो उनके बीच में ओरल एग्रीमेंट है, राइट। तो ओरल एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स के बीच में होगा तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे ये हमको यहां पे समझना होगा। यानी आप मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर पार्टनर्स ने आपस में ओरल एग्रीमेंट कर दिया और फिर उनके बीच में झगड़े हो गए, तो झगड़े होने पर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे ये हम यहां पे समझने वाले हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला रूल क्या लिखा है देखना, पहला रूल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा। देखो अगर डीड बनाई थी तो डीड में तो आपने आपस में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखा होगा वो ठीक माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी अगर ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 5:3:2 के रेशो में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर डीड नहीं है और उन्होंने ये सब कुछ ओरली डिसाइड कर लिया था, यानी कि ओरली ये सोच लिया कि रेशो रहेगा 5:3:2, फिर झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के बाद में अब क्या माना जाएगा, रेशो 5:3:2 नहीं है, रेशो क्या है, इक्वल है, 1:1:1। यानी ये कोर्ट के डिसाइडेड रूल्स हैं कि अगर आपके पास में ओरल एग्रीमेंट है और आपके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये सारे रूल्स अप्लाई करने होंगे। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब चाहे से किसी पार्टनर ने कैपिटल 50 लाख लगाई हो या किसी पार्टनर ने कैपिटल 1 करोड़ लगाई हो, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे अगर क्या नहीं है, डीड नहीं है। तीसरी बात, पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर दी पूरे साल भर में 1 लाख और एक पार्टनर ने बिल्कुल भी ड्राइंग्स नहीं करी, वहीं पे तीसरे पार्टनर ने ड्राइंग्स कर दी 5 लाख, किसी भी पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है, तो उसे उस एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए कोई भी सैलरी या कमीशन पे नहीं किया जाएगा। और आखिरी बात क्या, कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, यानी पार्टनर ने खुद ने अपने बिजनेस को लोन दिया है, तो उस लोन पे उसे इंटरेस्ट कितनी रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। यानी आप समझिए कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक पॉइंट जो है वो उनके फेवर में है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, बाकी सब कुछ कैंसिल कर दिया जाता है। यानी कि सैलरी, कमीशन, बोनस
कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बट अगर किसी पार्टनर ने उसी के बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट की मैक्सिमम रेट भी क्या होगी, 6% पर एनम की रेट होगी। अब अगर आपके दिमाग में ये कुछ सवाल अराइज हो रहा है कि सर हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, हमें एक्स्ट्रा मेहनत के लिए सैलरी भी चाहिए, हमें तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से नहीं 12% से, तो हम क्या करें? बच्चों आंसर बहुत सिंपल है, आपको क्या बनानी पड़ेगी, डीड बनानी पड़ेगी। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर डीड बना लेंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे, उनमें से एक फायदा ये वाला भी है। और वो फायदा क्या है कि अगर डीड नहीं होगी तो जो पार्टनर्स के बहुत सारे राइट्स हैं, जो इस तरह के राइट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सैलरी के, हायर इंटरेस्ट ऑन लोन के, ये सब राइट्स खत्म हो जाते हैं। बट अगर आप डीड को बना लेते हैं तो आपको वो सभी राइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि डीड में आप स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी रेट से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इतनी रेट से दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा इक्वल नहीं होकर कुछ और रहेगा। तो ये सब बातें आप डीड के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव अ डीड तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, राइट? स्टिल आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि डीड बनाना कंपलसरी है। डीड इज नॉट कंपलसरी, ध्यान देंगे, डीड इज नॉट कंपलसरी। यू कैन ऑल्सो मेक एन ओरल एग्रीमेंट, बट डीड बनाने के डेफिनेटली बेनिफिट्स काफी सारे हैं। बात समझ में आ रही है? नोट डाउन करेंगे इन 5 पॉइंट्स को। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, माने वो रूल्स जो कब होंगे, जब आपके पास में क्या होगा, ओरल एग्रीमेंट होगा। स्टार मार्क कर देना टॉपिक को, जैसा मैंने पहले ही बोला था। 5 डिफरेंट रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, सेकंड रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, थर्ड रूल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, फोर्थ है सैलरी या कमीशन का, एंड फिफ्थ रूल है इंटरेस्ट ऑन लोन का। पार्टनरशिप के टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये सब थ्योरी बहुत असेंशियल है। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी स्टार्टिंग के क्लासेस के अंदर, वो आपको बिल्कुल एंड तक रिटेन रहना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ आप याद रखेंगे, मतलब ये रूल्स जो हैं या जो भी हमने चीज़ें पहले पढ़ी हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से और याद रहनी चाहिए। मतलब आप माइंड में उसको बार बार रिकॉल करिए कि क्या क्या रूल्स थे। जैसे 11th में आपने वो जो 3 गोल्डन रूल्स है रिकॉल करे होंगे ना बार बार, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इसको आपने रिकॉल करा होगा बहुत बार। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरह से जो यहाँ पे पार्टनरशिप के बेसिक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी पिछले 2 सेशन से, ये आपको बहुत ध्यान से समझने हैं और रिटेन भी रखने हैं अपने माइंड के अंदर, क्योंकि ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। और अगर आप इनको ढंग से अप्लाई नहीं करते हैं तो आप क्वेश्चंस को गलत तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
पांचों रूल सबको समझ में आ गए हैं? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा, चाहे से किसी भी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट क्यों ना की हो। सेकेंड रूल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। थर्ड रूल, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है, किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन कुछ भी पे नहीं होगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए। और सबसे आखिरी रूल क्या है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा तो वो केवल 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा, एक हायर रेट पे नहीं दे सकते। So after noting down the rules, the next part is rights of partners. राइट्स का मतलब अधिकार और ड्यूटीज का मतलब जिम्मेदारी। तो पार्टनर्स के भी राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, यानी पार्टनर्स के भी अधिकार और दायित्व होते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं? कुछ जनरल राइट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन राइट्स के ऊपर भी हमारे पास में क्वेश्चंस हैं। जब आप सॉल्व करेंगे आपको मालूम चलेगा। तो पहला यहाँ पे क्या लिखा है देखिए आप, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अपन एक काम करेंगे, अब हर राइट को पढ़ते हुए जाएंगे और उसको लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। बट जितना जितना मैंने हाईलाइट करा है ना, आप उतना उतना ही लिख लो, पूरा पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो राइट डाउन द टॉपिक राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड आप नोट करेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। The first right is take part in the conduct and management of business. यानी हर पार्टनर के पास में राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में और मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। ऐसा हमने कहां पढ़ा था, याद करो, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी, तो इसलिए हर पार्टनर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड राइट क्या है, कंसल्टेड एंड हर्ड इन ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। यानी अगर कोई ऐसा मैटर है जो पार्टनरशिप के बिजनेस को अफेक्ट करता है तो वहां पे हर पार्टनर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का इक्वल राइट होगा। जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए, बी एंड सी। अब कोई मैटर अराइज हो गया, अब वहां पे तीनों पार्टनर्स अपने सजेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ए और बी है वो सी को बुली करना, बोले तो चुप बैठ जा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो छोटा है हमसे। ये सब नहीं चलता पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर कोई भी हम एज नहीं देखते, जेंडर नहीं देखते, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी को भी। अगर वो हमारी फर्म का पार्टनर है तो हर पार्टनर के पास में इक्वल राइट होगा डिसीजन लेने का, हर पार्टनर के पास में इक्वल राइट होगा अपने सजेशंस देने का, ठीक है। तो जो सेकंड राइट है वो क्या है, राइट टू बी कंसल्टेड एंड हर्ड इन ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, कंसल्टेड एंड हर्ड इन ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। यानी आप किसी पार्टनर को अपने सजेशन देने से, अपनी एडवाइस देने से रोक नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट आ गया समझ में। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, फ्री एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्ड्स, बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। जैसे कि ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं। अब काम तो तीनों ही करते हैं बिजनेस में आकर, बट बी और सी ने और ए ने मिलकर डिसाइड ये करा कि जो ए है वो सारी अकाउंटिंग एंट्रीज बनाएगा और बी और सी बाकी काम करेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप में देखो काम बहुत सारा है, आपस में काम बांट लिया सबने मिलकर, बट जो अकाउंट्स राइटिंग की जिम्मेदारी है, जो एंट्रीज करने की जिम्मेदारी है बिजनेस की, वो किसको दे दी, ए को दे दी, और बी और सी अपने अदर टास्क हैंडल करते हैं। तो क्या बी और सी के पास में ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करें, यानी कि वो ये देख सकते हैं कि ए ने ढंग से एंट्री करी या नहीं करी, ए ने कोई फ्रॉड तो नहीं करा, तो बिल्कुल वो चेक कर सकते हैं। यानी हर पार्टनर के पास में इक्वल राइट है कि वो फ्री ऑफ एनी चार्ज बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ढंग से देख सकता है, एग्जामिन कर सकता है, इनफैक्ट वो उसकी कॉपीज भी ले सकता है।
right? So every partner has a right to access the books of accounts and the records of the business free of any charge. नोट करेंगे थर्ड पॉइंट, free access to all the records and books of accounts. नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4. अच्छा पॉइंट है, ध्यान देंगे आप. indemnified by the firm for all acts done by him in the course of partnership business for all payments made by him in respect of partnership debts or liabilities and for expenses made in an emergency. ठीक है, पॉइंट थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा बट मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है. एक सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा. पार्टनरशिप का कोई भी कर्जा है या पार्टनरशिप की कोई भी लायबिलिटी है या पार्टनरशिप के लिए कोई एक्सपेंस करना है. मान लेते हैं कि ए जो है वो अपने पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए परचेजेस करता है. यानी कि जब ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो जो भी हमारे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स हैं उसकी खरीदने की जिम्मेदारी जो है वो ए को दे रखी है बी और सी ने. तो ए जो है वो जब भी जरूरत पड़ती है वो रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर प्लेस कर देता है. अब मान लेते हैं ए ने कोई ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर रिसीव हो गया. जिसने आपको वो ऑर्डर दिया वो सामने वाला पर्सन जो है पैसे मांग रहा है कि भाई ये आपका 1 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल है, अब ये आपके शॉप पर डिलीवर हो चुका है, मुझे इसका पेमेंट चाहिए. मालूम चला कि जो हमारा बिजनेस का कैश ड्रॉवर है उसके अंदर कैश अवेलेबल ही नहीं है. तो पार्टनर ने क्या करा, पार्टनर ने अपनी खुद की पॉकेट से खुद का पर्सनल मनी दे दिया. यानी पार्टनर ने खुद के पर्सनल 1 लाख रुपीस से बिजनेस के एक्सपेंसेस मीट आउट कर दिए. केस समझ में आ रहा है? हुआ क्या है यहाँ पे, ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं. ए, बी और सी ने आपस में डिसाइड करा कि जितने भी बिजनेस के रॉ मटेरियल्स के ऑर्डर्स हैं वो ए देगा, ठीक है, और बी और सी अपने अदर टास्क हैंडल करेंगे. तो ए ने एक ऑर्डर दिया, फर्म के पास पैसा अवेलेबल नहीं था तो पैसा पर्सनली किसने पे कर दिया, ए ने पे कर दिया. क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि क्या अब ए ये 1 लाख रुपीस अपनी फर्म से रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता. अच्छा, कई बच्चों को अभी एग्जाम्पल ही समझ में नहीं आ रहा, फिर ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. मान लेते हैं मेरा इंस्टीट्यूट है जहां पे 3 पार्टनर्स हैं. तो इंस्टीट्यूट का नाम है कॉमर्स पाठशाला, जहां पे 3 पार्टनर्स हैं. पार्टनर्स का नाम है एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, तो आप मुझे एक्स मान लीजिए और बाकी दोनों पार्टनर्स को वाई और जेड मान लीजिए. तो अब ऐसा मानते हैं कि हमने अपने बिजनेस के लिए, कॉमर्स पाठशाला के लिए हमने फर्नीचर परचेज करा. तो जब कॉमर्स पाठशाला के लिए फर्नीचर परचेज करेंगे तो उस फर्नीचर का पेमेंट करना था. तो फर्नीचर का पेमेंट कौन से अकाउंट से किया जाएगा, कॉमर्स पाठशाला के अकाउंट से या हम 3 पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट से. ऑफ कोर्स कहां से पेमेंट होगा, कॉमर्स पाठशाला के पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा. बट कॉमर्स पाठशाला के अकाउंट के अंदर पैसे नहीं थे तो मैंने खुद ने अपने अकाउंट से वो पैसे दे दिए. अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या मैं ये मनी कॉमर्स पाठशाला से रिकवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता. द आंसर इज यस, आई कैन रिकवर दैट मनी फ्रॉम कॉमर्स पाठशालाज अकाउंट. ये यहां पे लॉजिक है इस पॉइंट का कि अगर किसी पार्टनर ने खुद के मनी से फर्म के एक्सपेंसेस या फर्म के लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया या इमरजेंसी के अंदर कोई पेमेंट कर दिया तो उस पेमेंट का रीइंबर्समेंट वो किससे मांग सकता है, फर्म से मांग सकता है. बट अगेन ये पेमेंट्स क्या होने चाहिए, वैलिड बिजनेस के लिए होने चाहिए. अगर आपने फ्रॉड के इंटेंशन से कोई पेमेंट कर दिया तो उसका आपको रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा.
बात समझ में आ रही है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? टू बी इंडेमनिफाइड, यानी कि जो हमने पेमेंट करा उसके बदले हमें क्या मिल गया? पैसा वापस मिल गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंडेमनिफाइड। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर पार्टनर ने खुद ने कोई लॉस बियर करा है, ठीक है, फर्म को बचाने के लिए या फर्म के लिए खुद ने कोई भी लॉस इंकर कर लिया, तो पार्टनर को वो जो लॉस है वो इंडेमनिफाई कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड वो जो पार्टनर ने लॉस बियर करा है वो पार्टनरशिप के वैलिड बिजनेस के लिए किया गया था। राइट? नोट करेंगे इसको। इंडेमनिफाइड स्पेलिंग देख लेना, मैं जूम कर देता हूं। इंडेमनिफाइड, by the firm for all the acts done by him, indemnified by the firm for all the acts done by him in the course of partnership business, for all the acts done by him in the course of partnership business, comma, for, comma के बाद for all payments made by him, for all payments made by him in respect of partnership debts, for all payments made by him in respect of partnership debts or liabilities, in respect of partnership debts or liabilities, and for expenses made in an emergency, and for expenses made in an emergency। मैं एक बार फिर से जूम आउट भी कर देता हूं ताकि आप चेक कर लें कि आपने पूरा पॉइंट लिखा है। Indemnified by the firm for all the acts done by him in the course of the partnership business, for all the payments made by him in respect of partnership debts or liabilities, and for expenses made in an emergency। ठीक है, नोट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जितनी भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टीज हैं, हर पार्टनर उसका जॉइंट ओनर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि अगर कॉमर्स पाठशाला के लिए फर्नीचर परचेज किया गया है, तो इस फर्नीचर पे क्या केवल मेरा राइट है? फर्नीचर पर जो राइट होगा वो सभी पार्टनर्स का होगा। यानी ऑल द पार्टनर्स ऑफ कॉमर्स पाठशाला विल हैव इक्वल राइट फॉर दिस पर्टिकुलर फर्नीचर, क्योंकि ये जो फर्नीचर है वो किसी एक पार्टनर को बिलोंग नहीं करता। ये फर्नीचर किसको बिलोंग करता है? पार्टनरशिप के बिजनेस को बिलोंग करता है। और इसके जितने भी ओनर्स होंगे उन सभी ओनर्स पे उसका इक्वल राइट होगा। सिंपल सा पॉइंट है, नोट कर लेंगे। एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। Every partner is a joint owner of the partnership property. नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, ये पॉइंट अभी पहले भी आया था माइनर वाले केस के अंदर भी, बट ये पॉइंट जो है वो बाकी सब केसेस के अंदर भी वैलिड है, केवल माइनर के लिए नहीं, बाकी सब के लिए भी वैलिड होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं और अब हम ए को भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लाना चाहते हैं, बट जो जेड है वो ए को एडमिट करने से मना कर देता है, तो क्या ए को एडमिट कर पाएंगे? हम ए को एडमिट नहीं कर सकते। यानी पार्टनर को एडमिट करने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट होना जरूरी है। तो अगर कोई एक पार्टनर ऑब्जेक्ट करता है कि भाई हमें ये वाला पार्टनर एडमिट नहीं करना अपनी फर्म के अंदर, तो हमें उस पार्टनर का डिसीजन मानना होगा, हमें सुनना होगा उसको। हम उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई हम तो इसे एडमिट करके ही मानेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। यानी जो पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो नए पार्टनर्स को एडमिट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट हिज कंसेंट। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर हम किसी नए पार्टनर को फर्म में लेकर नहीं आ सकते। अब बेटा जो यहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा, राइट्स ऑफ पार्टनर का जो आपको ये आखिरी पॉइंट दिख रहा है, इसको मैंने मार्क नहीं किया हुआ क्योंकि इस पॉइंट को मैं इस चैप्टर के अंदर कवर नहीं करने वाला हूं। मैं इस पॉइंट को सेपरेटली किसी और चैप्टर में डिस्कस करूंगा। चैप्टर का नाम होगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये जो पॉइंट है वो उस चैप्टर को बिलोंग करता है, एंड उस चैप्टर को करने के बाद में हमें इस पॉइंट को अलग से कवर अप करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम लीविंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट के बारे में आप बिल्कुल भी मत नहीं सोचेंगे। जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पे जिसको मैंने मार्क नहीं किया हुआ, हाईलाइट नहीं किया हुआ है, अभी केवल हमें वही पॉइंट्स करने हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए थे। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, एक बार फिर से अपन रिकॉल कर लेते हैं। हर पार्टनर के पास में इक्वल राइट होगा पार्टिसिपेट करने का। हर पार्टनर की यहाँ पे बातें सुनी जाएंगी, सजेशन लिए जाएंगे, उसकी एडवाइस ली जाएगी। हर पार्टनर के पास में फ्री एक्सेस होगा कंपनी के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको देखने का, उसकी कॉपीज निकालने का एक फ्री राइट अवेलेबल है। अगर किसी पार्टनर ने कोई पेमेंट करा है अपनी खुद की पॉकेट से बिजनेस को बचाने के लिए या बिजनेस के फायदे के लिए, तो उस पेमेंट के बदले उसको रीइंबर्समेंट दे दिया जाएगा। हर पार्टनर के पास में पार्टनरशिप की प्रॉपर्टीज का इक्वल राइट होगा, और हर पार्टनर किसी नए पार्टनर के एडमिशन को प्रिवेंट कर सकता है, उसको रोक सकता है, यानी उसकी कंसेंट के बिना हम किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। हमने अपनी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, हमने अपनी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन हमने कंप्लीटली डिस्कस कर ली है, एनालाइज कर ली है। और इसको एनालाइज करने के लिए हमने 5 तरह के जो फीचर्स हैं वो इन डेप्थ डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था पार्टनरशिप डीड के बारे में, और मैंने आपको डीड का सैंपल भी दिखा दिया था कि डीड किस तरह की होती है, किस तरह के स्टैंप एग्रीमेंट के ऊपर डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड के बाद में हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट्स भी समझ लिए, एंड इसके बाद में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये समझा कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कौन कौन से रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। मोर ओवर हमने लास्ट में डिस्कस करा कि पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप सबको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं। आपका जो आज का होमवर्क है वो बच्चों ये रहेगा कि जितना भी हमने थ्योरी नोट कराया अभी इन दोनों सेशंस के अंदर, ये थ्योरी आपको समझकर याद भी करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। बट केवल याद नहीं करना, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो पहले तो वो अपने डाउट्स क्लियर करेगा, उसके बाद में इसको लर्न करना स्टार्ट करेगा। सिंपली लर्न नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कह रखा है, चैप्टर स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ, क्रैमिंग नहीं करना, ब्लाइंडली कुछ भी आप रटने नहीं लगोगे, पहले समझोगे फिर याद करने की कोशिश करोगे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।